दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1971 हिंदुस्तान की कहानी जानेंगे। आज का हिंदुस्तान बनने की कहानी जानेंगे। ये उस समय की घटना है जब इस पाकिस्तान की सेना अपने सारे क्रूरता को पार कर चुकी थी। वो लोग अपने ही लोगों को मारना शुरू कर चुके थे। उनकी क्रूरता इस हद तक थी कि 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया था। ये घटना आज के समय में भी सुनकर दिल बहला देती है। पाकिस्तानी सेना अपनी सारी मर्यादा लांघ चुकी थी। बांग्लादेशी लोग अपने ही लोगों को मरते हुए देखकर बहुत ही खौफ में थे और इसी खौफ से बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तानी सीमा में प्रवेश करना शुरू कर चुके थे। देखते ही देखते 10 लाख बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी परेशान होकर अप्रैल 1971 में इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाती है और मीटिंग में इंदिरा गांधी जी जनरल सैन मनिक शाह को युद्ध करने के लिए कहती है, जिससे बांग्लादेशी लोग पाकिस्तानी सेना की जुल्म से मुक्त हो सके। लेकिन जनरल मानिक शाह इंदिरा गांधी जी को युद्ध करने से मना कर देते हैं और वे उन्हें ये समझाते हैं कि ये अप्रैल का महीना है, यहाँ मानसून के सीजन में नदी भी समुद्र का रूप ले लेती है और हमारी सेना अभी तैयार भी नहीं है। जनरल मानिक शाह इंदिरा जी से ये कहते हैं कि आप कुछ दिन और इंतजार करिए, तब तक मैं सेना को इस ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से लड़ने के लिए तैयार करता हूँ। The monsoon will be breaking in a few days' time, and when it rains in that part of the world, it pours. Rivers become like ocean. If you stand on one bank, you can't see the other. The Air Force will not be able to support me. And if I were to go in, I guarantee you 100% defeat. और इंदिरा गांधी जी मान जाती है क्योंकि पाकिस्तानी विद्रोही संघ, जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहते हैं, वो पाकिस्तानी सेना से आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू कर चुके थे। एक तरफ हिंदुस्तानी सेना युद्ध के लिए तैयार कर ही रही थी, तभी 3 दिसंबर 1971 के रात में इंदिरा गांधी जी का रेडियो पर संदेश आता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया पर हमला कर दिया है। इंडिया और पाकिस्तान का जंग शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। हिंदुस्तान ज्यादा कर अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान की तरफ लगाती है, जिससे मुक्ति बाहिनी को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल पाए, जो पहले से ही पाकिस्तानी सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में हिंदुस्तान की ये स्ट्रैटेजी रहती है कि हिंदुस्तान पूर्वी पाकिस्तान में अटैकिंग मोड में रहेगी और पश्चिमी पाकिस्तान में डिफेंसिव मोड में रहेगी। और इसी बात का पाकिस्तानी सेना फायदा उठाकर लोंगेवाला बॉर्डर पे अटैक कर देती है। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को कैप्टन धर्मवीर सिंह जी का रेडियो संदेश आता है कि पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला बॉर्डर राजस्थान में अटैक करने वाला है। उनके पास 3000 सैनिक 40 टैंक के साथ घुसने वाले हैं, जिनका कमांड ब्रिगेडियर तारिक मीर कर रहे थे। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी समय को व्यर्थ ना करते हुए बटालियन हेडक्वार्टर से ज्यादा सेना की टुकड़ी भेजने के लिए मदद मांगते हैं। जवाब में हेडक्वार्टर से संदेश आता है कि रात होने के कारण और ज्यादा से ज्यादा सेना पूर्वी तरफ होने के कारण सेना नहीं भेज सकेंगे। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, आपके ऊपर हमें जरा सा भी संदेह नहीं है, लेकिन आप पीछे हट जाइए क्योंकि दुश्मन हजारों की संख्या में है और आपके पास दुश्मन से लड़ने के लिए सिर्फ 120 जवान हैं और हिंदुस्तानी वायुसेना रात के समय लड़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है।
क्योंकि हंटर विमान रात के समय उड़ान भरने का क्षमता नहीं रखते हैं। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी पीछे हटने से मना कर देते हैं और अपने सैनिकों को हौसला भरते हुए कहते हैं कि दुश्मन ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, हम उनसे लड़ेंगे। और हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देती है। उनके पास उस समय सिर्फ 120 जवान, 4 एंटी टैंक माइन और एक तोप जो जीप पे लगा हुआ था। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी पाकिस्तानी सेना कौन से तरफ से आ रही है कर जायजा लेते हैं। पाकिस्तानी सेना का पोजीशन पता चलते ही हिंदुस्तानी सेना चालबाजी दिखाते हुए आगे की तरफ 4 असली एंटी टैंक माइन लगाकर पीछे की तरफ टिफिन के डब्बों को माइन की तरह दिखने जैसे जमीन के अंदर दफना देती है। जैसे ही पाकिस्तानी सेना टैंक को लेकर आगे बढ़ती है, ऐसी ही पहली 4 टैंक ब्लास्ट होकर हवा में उड़ जाती है। पाकिस्तानी सेना खौफ में आ जाती है कि हिंदुस्तानी सेना ने पूरी तरफ एंटी टैंक माइन बिछा के रखा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उनके इंजीनियरों को लगा देती है एंटी टैंक माइन निकालने के लिए। इस तरह पाकिस्तानी सेना को आधी रात लग जाती है कि ये समझने के लिए ये माइंस नहीं है, ये टिफिन के डब्बे हैं जिन्हें हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना को बेवकूफ बनाने के लिए लगाया रहता है। इस चीज को समझकर ब्रिगेडियर तारिक मीर गुस्से से पाकिस्तानी सेना को हमला करने का आदेश देते हैं और हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी अपने सेना को दूर दूर तक फैला देते हैं और चारों तरफ से फायरिंग करने का आदेश देते हैं। चारों तरफ से फायरिंग होता हुआ देखकर पाकिस्तानी सेना कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें खबर गलत मिली है, 120 जवान मिलकर इतना भीषण अटैक थोड़ी कर सकेंगे। हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तानी सेना को सुबह तक रोकने में कामयाब हो जाती है और सुबह होते ही नजदीकी एयरबेस से 4 हंटर विमान उड़ान भरते हैं और पाकिस्तानी सेना को और टैंकरों को चुन चुन कर मार गिराते हैं। और इस तरह हिंदुस्तानी सेना ने लोंगेवाला पोस्ट को बचाने के लिए कामयाब रहा। हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी हमला कर चुकी थी। हिंदुस्तान को ये पता चल चुका था यदि इस बार पहले हमला ना किया जाए तो पाकिस्तानी नेवी इंडियन नेवी के ऊपर भीषण हमला कर देगी। उस समय पाकिस्तान के पास 2 सबसे बड़े नेवी एयरबेस थे। पहला था पश्चिमी एयरबेस कराची में, दूसरा था चित्रगांव नेवी बेस ईस्ट पाकिस्तान में, जिनके ऊपर हिंदुस्तान को हमला करना था। हिंदुस्तान नेवी के पश्चिमी मोर्चे से वाइस एडमिरल कुरुविल्ला जी कमांड कर रहे थे। हिंदुस्तान की नेवी ने पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर कराची में भीषण हमला कर देती है और ये हमला इतना भीषण था कि कराची फोर्ट कुछ दिनों तक फूट फूट कर आग में जलता रहा और हिंदुस्तानी नेवी समय को व्यर्थ ना करते हुए पाकिस्तान की दूसरी नेवी बेस चित्रगांव पे हमला कर देती है। ये फोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी फोर्ट से पाकिस्तानी सेना को एम्यूनेशन सप्लाई दिया जाता था। इस फोर्ट को बर्बाद होने से मुक्ति बाहिनी को और आसान हो गया पाकिस्तान से लड़ने के लिए। ईस्ट पाकिस्तान सेना के लिए दिन प्रतिदिन सप्लाई चेन खत्म होते जा रही थी। पाकिस्तान के पास सप्लाई पूर्ण करने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला था एयरफोर्स से सपोर्ट देना, जो मुमकिन नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी एयरप्लेन इंडिया के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते थे। यदि वो ऐसा करते, इंडियन एयरफोर्स उन्हें हवा में ही मार गिराने का क्षमता रखती थी। पाकिस्तान के पास सप्लाई पूर्ण करने के लिए दूसरा मार्ग था समुद्री मार्ग, लेकिन उसके बीच हिंदुस्तान का चट्टान INS विक्रांत खड़ा था। INS विक्रांत उस समय एशिया का सबसे बड़ा युद्धपोत था जिसके ऊपर फाइटर प्लेन लैंड या टेक ऑफ कर सकते थे। पाकिस्तानी नेवी बेस को बर्बाद करने में और पाकिस्तानी चेन सप्लाई को तोड़ने में INS विक्रांत का सबसे बड़ा महत्व रोल था। गुस्सेलू पाकिस्तान INS विक्रांत को
किसी भी हालत पर मार गिराना चाहता था। पाकिस्तानी नेवी अपने सबसे एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पीएनएस गाजी को आदेश देती है कि आईएनएस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में मारकर डुबा दिया जाए। और ये खबर भारत के खुफिया एजेंसी से पता चलती है कि पीएनएस गाजी हिंदुस्तान के आईएनएस विक्रांत को मारने आने वाला है। हिंदुस्तान के लिए आईएनएस विक्रांत को बचाना किसी भी हालत पे जरूरी था, क्योंकि आईएनएस विक्रांत हिंदुस्तान नेवी का रीढ़ की हड्डी माना जाता था। हिंदुस्तान के पास उस समय ऐसे एक ही युद्धपोत रहता है जो सबमरीन को मार गिराया जा सके, वो था आईएनएस राजपूत। क्योंकि पीएनएस गाजी एक सबमरीन था जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, वो पानी के अंदर से ही चलकर दुश्मन को बिना दिखे ही हमला कर सकता था। हिंदुस्तान को पीएनएस गाजी को मार गिराना बहुत ही चिंता का विषय था, क्योंकि आईएनएस राजपूत का इंजन पूरी तरीके से खराब हो चुका था, जिसे विशाखापट्टनम के तट पर रिपेयर कर रहे थे। और एक तरफ पीएनएस गाजी विक्रांत को मारने के लिए बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल चुका था। अब हिंदुस्तान को आईएनएस विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था। उसके लिए हिंदुस्तान आईएनएस विक्रांत को कुछ समय के लिए छुपा देती है। हिंदुस्तान अब ये प्लान करता है कि अपने गुप्तचरों को पाकिस्तान का गुप्तचर बनाकर झूठा खबर फैलाता है कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आने वाला है। हिंदुस्तान ये खबर पूरे भारतवर्ष में फैला देता है कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है, और ये खबर पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैलती है और पाकिस्तान को झूठी खबर मिल जाती है आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में नहीं है, आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। पाकिस्तानी नेवी से पीएनएस गाजी को ये आदेश मिलता है कि सबमरीन को बंगाल की खाड़ी से विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दिया जाए, और विशाखापट्टनम में आईएनएस राजपूत पीएनएस गाजी के लिए तैयार बैठा रहता है। जैसे ही पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की तरफ पहुंचता है, वैसे ही आईएनएस राजपूत के सोनार पर सबमरीन का रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। जिससे पहले पीएनएस गाजी हमला कर दे, उसके पहले आईएनएस राजपूत पीएनएस गाजी पर भीषण हमला कर देता है, और आईएनएस राजपूत हमेशा हमेशा के लिए पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम की गहराइयों में डुबा देता है। पीएनएस गाजी जैसे ही मारा जाता है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि पीएनएस गाजी उस समय का मोस्ट एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन था जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। हिंदुस्तानी नेवी का हौसला 7वें आसमान पर रहता है, क्योंकि खराब युद्धपोत से इतना एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को मार गिराया था। हिंदुस्तानी नेवी के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पाकिस्तान हर दिशा से युद्ध को हारता हुआ देखकर अमेरिका से मदद की गुहार लगाती है। अमेरिका भारत के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, ये कहते हुए कि एक गरीब देश होते हुए अमेरिका के एडवांस सबमरीन को मार गिराया था। और अमेरिका यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाता है कि हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहा है। आप सब लोग हिंदुस्तान के विरोध में वोट करिए हिंदुस्तान को युद्ध रोकने के लिए। और ये समय हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ये जानने के लिए कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। ज्यादा करके देश यूएनओ में हिंदुस्तान के विरोध में वोट कर रहे थे, और इसे देखते हुए रशिया वीटो पावर यूज कर इस प्रस्ताव को रोक देता है। वीटो पावर बहुत ही कम देशों के पास होता है। वीटो पावर से किसी भी बड़े प्रस्ताव को आसानी से रोका जा सकता था। रशिया ने कठिन वक्त पर भारत का समर्थन कर रशिया और भारत का सच्ची मित्रता को दिखाया था, वो भी उस समय जब ज्यादा करके देश इंडिया के विरोध में थे। सिर्फ रशिया और इजराइल दो ही ऐसे देश थे जो भारत का समर्थन कर रहे थे। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान अमेरिका से डायरेक्ट सैन्य मदद मांगता है आईएनएस विक्रांत को मार गिराने के लिए। अमेरिका अपने मित्र देशों से गुहार लगाता है पाकिस्तान को मदद करने के लिए। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे चिंता का विषय था।
अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली 7वें बेड़े को युद्ध में उतार देता है और ये बेड़ा INS विक्रांत से 3 गुना विशाल रहता है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन अपने सबसे शक्तिशाली ईगल बेड़े को भारत के विरोध उतार देता है। हिंदुस्तानी नेवी दोनों नेवी से ना डरते हुए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन ये भारत के लिए चिंता का विषय था। इसे देखते हुए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी संधि को याद करते हुए रशिया से मदद मांगती है, जो भारत और रशिया के बीच में साइन हुआ था। जैसे ही रशिया को भारत की मदद के लिए गुहार आता है, रशिया अपने 40वें बेड़े को युद्ध के अंदर उतार देती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन और हेवी जंगी बेड़े शामिल रहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी बेड़े लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक एंट्री होती है रशिया की। रशिया अपने न्यूक्लियर सबमरीन से अमेरिका के 7वें बेड़े को ब्लॉक कर देता है और बिल्कुल अमेरिका के जंगी बेड़ों के सामने पानी के अंदर से ऊपर आता है अपना विशाल रूप दिखाने के लिए, और अमेरिका को ये चेतावनी देता है कि यदि भारत पर हमला किया तो ये रशिया पर हमला माना जाएगा। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के भी ईगल बेड़े के सामने रशिया चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और उन्हें ये चेतावनी देता है कि उनके जंगी बेड़ों पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगा हुआ है। यदि आप सीमा के अंदर घुसोगे तो ये आपको तुरंत मार कर गिरा देगा। ये कहते हुए रशिया का 40वां बेड़ा अमेरिका और ब्रिटेन के बेड़े के सामने एक लाइन बना देता है। रशिया का 40वां बेड़ा देखकर ब्रिटेन का ईगल बेड़ा डर जाता है और अमेरिकन नेवी को कहता है, Sir, we are too late for this war. We are moving back. अमेरिका इसे देखते हुए 40वें बेड़े को धमकी देती है कि अपने पास न्यूक्लियर बम है, और इसके जवाब में रशिया का 40वां बेड़ा अमेरिका को कहता है, हम भी 200-300 बम के साथ ही चले थे, कौन किस पर भारी पड़ता है देख लेंगे। और दूसरी तरफ चाइना भी प्लान करता है भारत से युद्ध करने के लिए, और ये देखते हुए रशिया चाइना को धमकी देता है, यदि आप भारत के सीमा पर युद्ध छेड़ोगे तो हम आपके सीमा पर युद्ध को छेड़ देंगे। और उस समय रशिया और चाइना का सीमा विवाद चल रहा था। रशिया पूरे विश्व में ये संदेश फैलाता है कि भारत अकेला नहीं है, भारत का मित्र रशिया उसके साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोरा, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र करने का जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी हर प्लान कदम कदम पर सफल होते जा रही थी। हिंदुस्तानी सेना मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को हर जगह शिकस्त दे रही थी। अब हिंदुस्तान इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि ये 2 देशों का युद्ध नहीं रह चुका था, ये युद्ध कई देशों तक पहुंच चुका था। अमेरिका और रशिया युद्ध के लिए आमने सामने आ खड़े थे। ये अब सबसे बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा था, और इसके बीच हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट आता है। हिंदुस्तान की वायुसेना ने ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर निवास स्थान पे भयानक बमबारी कर देती है, और इससे डरकर पाकिस्तानी गवर्नर AH मलिक रिजाइन दे देते हैं। भारत के जनरल सैन मलिक शाह जी को ये पता चल जाता है कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तानी सेना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, और वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नाजी को सरेंडर के लिए खत लिखते हैं। हम कुछ समय तक हमले को रोक रहे हैं, आप अपने सेना को सरेंडर करने के लिए कह दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम उनके साथ मानवीय व्यवहार करेंगे, नहीं तो हम हमला 10 गुना ज्यादा तेज कर देंगे। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल JFR जाकब जी को सरेंडर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, और वो पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नाजी के सामने लेटर लेकर पहुंच जाते हैं, और उन्हें सिर्फ 30 मिनट का टाइम देते हैं इस लेटर को मानने के लिए, वरना हम हमले को 10 गुना बढ़ा देंगे कह के धमकी देते हैं। 16 दिसंबर 1971 के दिन रेसकोर्ट के मैदान पे हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोरा जी के अगुवाई में
पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नाजी ने अपने 93,000 सैनिकों को लेकर आत्मसमर्पण किया था। ये विश्व में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जब 93,000 सैनिक एक साथ सरेंडर करते हुए हिंदुस्तान ने इस पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बना दिया था। हिंदुस्तान के जीतने के संदेश को इंदिरा गांधी जी रेडियो के मूलक देशवासियों को बताती है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। भारत की इस शानदार जीत की खबर पूरे देश को सुनाई। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. दोस्तों, इस संदेश को थोड़ा गौर से सुनिए। मेरा मोटिव है कि मैं सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियो ही बनाऊं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था, आपसे मैं ये कह सकूं, जो लोग आपके और हमारे भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए अपनी जान को गंवाया है, अगर वो लोग आज के इस देश को देखेंगे तो वो भी पछताएंगे, साला हम लोगों ने किन लोगों के लिए जान दिया है। जो लोग अपनी देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहकर लड़ते हैं, जो लोग अपनी फायदे के लिए दूसरों का जान तक जोखिम में डाल देते हैं, जो दूसरों के खुशी से खुद दुखी हो जाते हैं, जो लोग अपने लिए जान दिए हैं, वो भी आज पछताते रहेंगे, हम भी किसके लिए मर मिटे हैं। तो दोस्तों, एक बार अपने दिल से याद करिए उन शहीद लोगों की और अपने आप से ये कहिए कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो मेरे देश को, मेरे ऊपर नाज हो। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो मेरे देश के सुरक्षा के लिए काम आ सके। मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाऊंगा पूरे विश्व को मेरे देश के ऊपर नाज हो। हमें इस देश को आगे लेके जाना है। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।